रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा दीजिए। और देखिए आशुतोष, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर जो है उस पर बैन लगाया गया है, इस संगठन पर यूएपीए के तहत। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात को लेकर के ट्वीट किया और उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो केंद्र सरकार की है उसके तहत इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तहरीक हुर्रियत जो है ये जम्मू कश्मीर में इसके बारे में लगातार इस तरीके की जानकारी आ रही थी कि ये अलगाववाद की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से कदम बढ़ा रहा था। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान से फंडिंग इस बात को लेकर के आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो और इन तमाम चीजों को लेकर के ये गतिविधियों में शामिल था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है उसके बाद से चाहे वो पत्थरबाजी की घटनाएं हो, आतंकवाद की घटनाएं हो, उन तमाम चीजों पर लगाम लगी है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा कदम है कि तहरीक हुर्रियत जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ संगठन है, ये पिछले कई महीनों से इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि ये आतंकवादी गतिविधियों में फिर से एक्टिव हो रहा था। इस बात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है और ये अब किसी भी तरीके से वहां पर आतंकी गतिविधियों को अगर अंजाम देता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस संगठन को आतंकी संगठन के तहत इस पर बैन लगाया गया है। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाकर रखिए। अशरफ आनी का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर घाटी से जुड़ चुके हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अशरफ, ये जो कदम उठाया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, इसको लेकर घाटी में क्या हलचल है और इसके बारे में जो संगठन था जिस तरह से कार्रवाई कर रहा था, जिस तरह से इसकी भूमिका सामने आ रही है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, दर्शकों तक पहुंचाइए। आशुतोष, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए और हमारे बाकी चैनल देखने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण जानना है कि तहरीक हुर्रियत था क्या। दरअसल 90 की दहाई में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई सारे दर्जनों संगठनों का एक समूह बना था, उसके बाद 2004 में उसमें दो फाड़ हुए। एक तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसको तब सरकार की तरफ से मान्यता भी थी, और दूसरा उससे जो अलग गुट हुआ वो तहरीक हुर्रियत था 2004 में, जो सईद अली शाह गिलानी जिनको सबसे ज्यादा कट्टरपंथी नेता माना जाता था जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान परस्त, उन्होंने उसकी अगुवाई शुरू की और उसको अलग किया। और पाकिस्तान की तरफ से तब इस हुर्रियत के ग्रुप को बहुत ज्यादा समर्थन मिला और उन्होंने इसी को मान्यता दी। लेकिन 2021 में सईद अली शाह गिलानी का जब इंतकाल हुआ, वो उनकी मौत हुई, उसके बाद जो है ये संगठन खुद ही जो है दहाने पर आ गया, उसकी नकेल कसी गई। अभी भी इस संगठन का जो प्रमुख है मसरत आलम, जम्मू कश्मीर का एक अलगाववादी नेता माना जाता है, वो पिछले 8 साल से जेल में बंद है और उसका जो जिसकी बहुत भूमिका पत्थरबाजी में खुलकर सामने आती थी। बिल्कुल। और उसके बाद जितना भी जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की वारदातें होती थी, कहीं ना कहीं माना जाता था कि तहरीक हुर्रियत की तरफ से ही इसको सपोर्ट मिला है। अशरफ सहराई 2018 में इसके प्रमुख बने, उनकी भी मौत हुई, और उसके बाद जो है मसरत आलम इसके प्रमुख थे जो पिछले 8 साल से जेल में बंद है। और उस बीच उनका जो निजी संगठन है उसको भी बैन कर दिया है केंद्र सरकार ने। और 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा था तो इसके जितने भी कार्यकर्ता है या नेता है उन सभी को जेलों में भर दिया गया था। अब आज जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला हुआ है तो वो साफ है कि कहीं ना कहीं अब तहरीक हुर्रियत को एक इतिहास में धकेल दिया गया है। अब उसकी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है और सरकार का मानना है कि इससे जो है अलगाववाद को जो मदद मिलती थी जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं अब ये संगठन जो है किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रक्रियाएं हैं वो फिलहाल इस पर खामोशी साधे हुए हैं, क्योंकि ये संगठन जो है पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से समर्थित था और इसको समर्थन मिल रहा था। और अभी भी जितने भी इस संगठन की गतिविधियां पब्लिक डोमेन में आती है या मीडिया में आती हैं वो सीमा पार से ही संचालित होती है। और इसका इंडिकेशन भी बहुत बड़ा है, मैसेज भी साफ है अशरफ, इसको लेकर कि जिस तरह से सख्ती दिखाई जा रही है, आने वाले वक्त में ऐसे जो भी संलिप्तता जिनकी भी होगी, भूमिका होगी, उस पर भी नकेल कसी जाएगी और पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है एजेंसियों की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से।
बिल्कुल आशुतोष, दरअसल ये जो है ये पिछले कई सालों से जो है जम्मू कश्मीर में प्रयास हो रहे हैं, खासतौर से 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और हम वही उसका जो नकेल कसने की जो मुहिम शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने, उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो अलगाववादी गतिविधियां थी वो हाशिए पे आ गई हैं, या कहें कि ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश उन छोटे मोटे संगठनों के लिए भी है जो जम्मू कश्मीर में अभी भी छोटे छोटे बैनरों के चलते काम कर रहे हैं, कि वो भी यदि ज्यादा कुछ गतिविधियां करते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर दर्शकों तक तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को वाराणसी पुलिस उत्तर प्रदेश में मजबूत होने का दावा किया जाता है, लेकिन 60 दिनों के बाद गिरफ्तारी और उसके पहले तक आखिर पुलिस हरकत में या एक्शन में क्यों नहीं आई, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे। अब आरोपियों को दिखा रहे, 3 आरोपी हैं इसमें बाकायदे, ये तीनों बुलेट पर सवार हैं, ये तस्वीरें भी आई हुई हैं। 60 दिन से बीएचयू में छिड़ा था आंदोलन भी इसको लेकर। एक आरोपी, दूसरा और तीसरा आरोपी बाकायदा आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को आज संदेश दिया है और आज 108वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने 2023 का आज आखिरी दिन और यह आखिरी एपिसोड था। अब इस दौरान क्या कुछ कहा मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको हम सुनवाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है 2022 तक के लिए किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह केंद्र पर हमला है। लिखते हैं, आपने कहा था कि 2022 तक ही सब वादे पूरे हो जाएंगे। देखिए, आपको बाकायदा हम ट्वीट दिखा रहे हैं। लिखे हैं सीधा इन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करके, नरेंद्र मोदी जी 2023 का आज आखिरी दिन है। आपने कहा था कि 2022 तक ही सब वादे पूरे होंगे, हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा, उसमें 24/7 बिजली मिलेगी, अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ये सब तो नहीं हुआ, पर हर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। लखनऊ में उन्होंने कहा है कि पीएम देश को आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष देश को पीछे धकेल रहा है। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसकी हमने कल्पना की है। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महाराष्ट्र में जो तनातनी चल रही थी, खींचतान चल रही थी, वो अब कम हो रही है। इसकी पहल उद्धव ठाकरे ने की है और कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामान्य चल रहा है। जब इंडिया की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तब यह तय हुआ था कि हम मिलकर फैसला लेंगे, जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। ठाकरे ने यह भी कहा कि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कांग्रेस के दूसरे नेता क्या बोलते हैं। इससे पहले संजय राउत ने 23 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसको लेकर राज्य कांग्रेस ने कई नेताओं ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि इतने तो शिवसेना उद्धव गठ के पास नेता भी नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर। और अब आपको कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की पहले की बात सुनवाते हैं, जब वो सीटों को लेकर आपस में उलझते दिखे थे। अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या है उनके पास? राज्य में पार्टी के प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी हैं। ये दोनों में से किसी ने अगर कोई टिप्पणी की होगी तो शायद हम उसका ऊपर रिएक्ट होते, क्योंकि बातचीत वो लोगों से होती है जिनके पास अधिकार होता है। बिहार की खबर, नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान तो संभाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी ये कह रही है कि नीतीश और लालू की पार्टियों में अंदरूनी घमासान है। कई जेडीयू विधायक